नरम नेता के गरम तेवर। आज इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आप सभी जानते हैं हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा को बेहद नरम नेता माना जाता है। उनको गुस्सा कभी कभार आता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को जिस तरह झटका लगा है, जीत तो हुई है लेकिन मामूली अंतर की जो जीत हुई है, इसे लेकर के दीपेंद्र हुड्डा बिफरे हुए हैं, बेहद गुस्से में हैं। और चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने 2 जगह अलग अलग अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पत्रकारों से बात की है, अपने मन की बात पूरी तरह स्पष्ट की है, अपने मन के भाव उजागर किए हैं और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने ये सीधा सीधा कहा है कि शिमला में भी दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके विधायकों से संपर्क करने का प्रयास किया, संपर्क किया। हालांकि बेहद सावधानी के साथ दीपेंद्र हुड्डा शिमला में संपर्क करने वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का नाम नहीं ले पाए, लेकिन यहाँ पर्यवेक्षक के तौर पर आए। गुजरात के उप मुख्यमंत्री को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। गुजरात के उप मुख्यमंत्री क्यों आए थे, इसे लेकर के उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया। आप एक बार दीपेंद्र हुड्डा को सुनिए, आप खुद समझ जाएंगे उनमें कितना गुस्सा है और किस तरह वे अपनी बात कह रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ हमारे जो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, पार्टी तो कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन आने वाले समय में जनता उनको माफ नहीं करेगी, जनता बदला लेगी। और जो हमारे विधायक इस अग्नि परीक्षा में जो सफल हुए, जिनके सामने हर तरह का खेला रचकर उनको फंसाने की कोशिश भाजपा ने करी, उलझाने की कोशिश भाजपा ने की, धमकाने की कोशिश भाजपा ने करी, उन पे हर तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश करी, हर तरह का प्रलोभन देने की कोशिश करी, लेकिन जो उसके बावजूद खड़े रहे कांग्रेस के पार्टी के साथ, उन विधायकों का भी सम्मान प्रदेश के लोगों के और देश के लोगों के दिलों में बढ़ेगा, उनके क्षेत्र के लोगों के दिलों में बढ़ेगा। हम उन विधायकों के भी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जनता के सामने बात करेंगे कि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए ये हमारे कांग्रेस पार्टी के नायक हैं। हरियाणा में जो कल घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से रात के अंधेरे में लोकतंत्र की सरेआम हत्या करने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र में ना विश्वास करके हर हथकंडा अपनाकर केवल सत्ता पे काबिज रहना चाहती है, ये खेल खेला गया हरियाणा के अंदर। आप जानते हो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री को बतौर ऑब्जर्वर भेजा हरियाणा में। आप समझ सकते हो कि इसका क्या अर्थ था। इसका अर्थ था कि सीधा भाजपा का हाईकमांड हर परिस्थिति में यह सीट हासिल करना चाहता था। भाजपा ने व्यापक प्लानिंग करी ये सीट हासिल करने की। उनको पता था कि ये सीट हासिल करने का तरीका यह है कि कांग्रेस की 8-9 विधायकों को क्रॉस वोटिंग कराएं, और नहीं तो साथ में कम से कम 7 विधायकों को क्रॉस वोटिंग कराकर इनेलो के भी 2 वोट लें। ये 2 अटकंडे थे। लेकिन मैं बधाई देता हूं हरियाणा के उन ईमानदार कांग्रेस के विधायकों को जो खड़े रहे पार्टी के साथ, और ये जो खरीद फरोख्त का खेला था इसको रोकने का काम हुआ। मैं जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, राज्यसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार करमवीर बौद्ध जी जीते, इस उपलक्ष्य पे मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को। हम बधाई देना चाहते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी को, हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी को, प्रियंका जी को, राजेंद्रपाल गौतम जी को और तमाम शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत हरियाणा की जनता को बधाई देते हैं, हरियाणा के हमारे कांग्रेस के विधायकों को बधाई देते हैं, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को चुनाव में भेजना, हमारे बीच में भेजने का काम किया। एक साधारण कार्यकर्ता को, आपको याद होगा कि बहुत लोगों ने ये बात रखी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से बयान आया कि ये कैंडिडेट कांग्रेस ने कमजोर कैंडिडेट दिया है। भाजपा के लोगों के बयान थे, मुख्यमंत्री से लेकर बहुत से लोगों के बयान थे, लेकिन एक साधारण व्यक्ति को कमजोर समझने वाले लोग, एक सामाजिक कार्यकर्ता को कमजोर समझने वाले लोग, मैं बधाई देता हूं कि आज हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के विधायकों ने ऐसे लोगों को परास्त करने का काम हरियाणा के इस चुनाव में किया है। लोकतंत्र की जीत हुई है। देश के लोकतंत्र को रात के अंधेरे में हरियाणा में बचाने का काम हमने किया है। हरियाणा ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये हमारे संविधान की जीत है। और संविधान के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ये लड़ाई, कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हरियाणा जो कि एक धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां कुरुक्षेत्र में धर्म को बचाने की धर्म क्षेत्र लड़ाई हुई, आज बाबा साहब के संविधान, लोकतंत्र के धर्म को बचाने के लिए और बाबा साहब के संविधान के धर्म को बचाने की लड़ाई भी
हरियाणा के उस रण में लड़ी गई जो रात के अंधेरे में कांग्रेस पार्टी जीती और इनके सारे साजिश षड्यंत्र को हमने फेल किया। इनवैलिड नहीं है जी वो तो इनवैलिड, वो वैलिड वोट है। जी वो जो मैंने उदाहरण दिया चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, क्या वो वोट बीजेपी की थी क्या? वो जो मसीह जो था, ये जो आरओ थे पंकज अग्रवाल, ये मसीह पार्ट 2 थे। वहां पे पार्षदों की वोट चोरी हुई, यहाँ पे विधायकों की वोट चोरी करते हुए हमने इनको देखा है। और इन्होंने तो सरेआम किया। मेरी तो मांग है कि अंदर काउंटिंग का भी पूरा वीडियो देश की जनता के सामने आए, काउंटिंग का पूरा वीडियो और पूरी वोटिंग का वीडियो, पूरे इस कक्ष का वीडियो देश की जनता के सामने बीजेपी को रखना चाहिए। करेगी नहीं बीजेपी। मैं तो कह रहा हूं बीजेपी को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। बीजेपी को, इस पार्टी को जिन्हें लोकतंत्र की कोई गरिमा नहीं रखी, एक राज्यसभा सीट के लिए, ये छोटा सा स्टेट है हरियाणा, भोले तो लोगों का स्टेट है हरियाणा, सबको पता है मुख्यमंत्री किस किस के पास कॉल कर रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली से बैठकर किस किस के पास कॉल कर रहे थे, बीजेपी के कौन से गुर्गे किस किस के पास कॉल कर रहे थे, पैसे की ऑफर कर रहे थे या धक्का दे रहे थे। तो ये, और शिमला में हम जब गए, वो समझ जाएंगे जिन तक मेरा संदेश पहुंच जाएगा, कौन लोग थे जो दिल्ली से बीजेपी के लोग, वरिष्ठ इनके पदाधिकारी, इनके सांसद शिमला के कौन से होटल में रुके हुए थे। एकदम से पूरी बीजेपी 3 दिन तक शिमला में, इनका मुख्यालय दिल्ली से शिमला पहुंच गया, 3 दिन नागपुर से शिमला पहुंच गया। कितने लोग रुके हुए थे पूरी सूची है। इनकी क्या कारगुजारी थी वहां पे, समझ गए होंगे, उन तक पहुंच गई होगी बात, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इनके पास सत्ता बल है, धन बल है, तंत्र बल है, ईडी सीबीआई का बल है। लेकिन हम भी कमजोर नहीं थे, हम भी वहां बैठे थे। तो सारे पहुंच गए थे, कौन कौन पहुंचे थे और वो क्या कर रहे थे वहां पर, पिकनिक नहीं बनाने गए थे मैडम। दोस्तों, आपने दीपेंद्र हुड्डा की बात सुनी, आप समझ गए होंगे, उनका गुस्सा भी आपने देख लिया होगा। और हम आपको ये भी बता दें, यह गुस्सा उन आरोपों के बीच है जब सोशल मीडिया में एक बड़ा वर्ग उन पर ही, उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेलने का आरोप लगा रहा है। लेकिन जो सूची आ रही है कोई प्रमाणित नहीं है। अभी पार्टी ने आधिकारिक रूप से किसी को भी नहीं बताया कि किसने बगावत की, किसने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, कुछ भी नहीं बताया गया आधिकारिक रूप से। लेकिन जो नाम छन छन कर आ रहे हैं, जो नाम फ्रंट पेज पर दैनिक भास्कर ने भी छाप रखे हैं, दैनिक भास्कर के अलावा कल से ही यानी 17 मार्च से ये नाम जो है सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में अलग अलग मंचों से आ रहे हैं। लेकिन हम आपको एक बार बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि हम इन पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये जो क्रॉस वोटिंग के आरोप जिन पर लग रहे हैं उनमें शैली चौधरी है, नारायणगढ़ से है, कुमारी शैलजा खेमे से है, रेणु बाला है, साढौरा से है, कुमारी शैलजा खेमे से है, मोहम्मद इलियास है, पुन्हाना से है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से है, मोहम्मद इजराइल है, हथीन से हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से हैं, जरनैल सिंह है, रतिया से हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से है। यानी 3 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से और 2 कुमारी शैलजा के खेमे से। यानी कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, ऐसा आरोप है। और जो इनकी जो बात हुई है दैनिक भास्कर से, वो भी इन्होंने साथ साथ बता रखी है। शैली के पति हैं रामकिशन गुर्जर, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया था, उनका सीधा सीधा कहना है कि बदनाम करने के लिए एक दूसरे के नाम उछाले जा रहे हैं। और रेणुवाला के पीए ने जो बताया है, उनका ये कहना था कि विधायक अभी बाहर है इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। इलियास का जो फोन रिसीव किया जिसने, उसने कहा कि चंडीगढ़ में डायलिसिस करवा रहे हैं मोहम्मद इलियास। और मोहम्मद इस्राइल ने कहा है कि आरोप बेबुनियाद है, धोखा व दोगलापन न मेरे खून में है और न मेरी फितरत में है, ये उन्होंने साफ कहा है। और जनरल ने भी कहा है कि क्रॉस वोटिंग का मामला नहीं है, कोई मामला नहीं है, मैं हमेशा कांग्रेस का सच्चा सिपाही रहा हूं। यानी 5 ने इनकार किया है, लेकिन मीडिया में खबरें आ रही है और मीडिया अपने हिसाब से खबरों को दे रहा है। हमने भी आपको बताइए, लेकिन इस शर्त के साथ बताइए कि हम जब तक कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक नाम नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने 17 मार्च को हमारे एनजेपी हरियाणा के रेवाड़ी स्टूडियो में बैठ करके खुले तौर पर 5 नाम लिए हैं, जिनमें यही नाम है।
और उन्होंने बताया कि इन नामों की चर्चा किस वजह से चल रही है। लेकिन विद्रोही ने भी सावधानी के तौर पर यह कहा है कि किसी को भी तब तक पूरी तरह हम दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक जांच नहीं हो जाए, इसलिए हम भी दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आप तेवर देख सकते हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि कौन गद्दार है और कौन अपना है और किसने कांग्रेस की ईमानदारी के साथ मदद की। लेकिन हुड्डा साहब, एक बात तो सच है, न भूपेंद्र सिंह हुड्डा और न आप और न ही आपकी पार्टी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस की विचारधारा को उनके खून में नहीं घोल पाए। जब तक खून में कांग्रेस की विचारधारा नहीं जाएगी तब तक इसी तरह का परिणाम आता रहेगा। शुक्र है आप बाल बाल बच गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद से जो खेल खेला, निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या है। और मीडिया जो ये कह रहा है कि भाजपा की रणनीति, उन मीडिया कर्मियों ने भी एक तरह से कलम को ताक पर रख दिया है, अपनी कलम को एक तरह से गिरवी रख दिया है। वह भाजपा की रणनीति बता रहे हैं, यानी विधायकों की खरीद फरोख्त को भाजपा की रणनीति बता रहे हैं। बहुत सारे मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि भाजपा ने बड़ी चतुराई का काम किया है। ये चतुराई का काम नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या जैसा काम है। और मीडिया जब तक इसी तरह की रिपोर्टिंग करता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी कभी हतोत्साहित नहीं होगी और ऐसा करती रहेगी। दोस्तों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आक्रामक तेवर को लेकर के आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।